Hi. Good evening, everyone. I'm Shalin Rawat, and I'm going to take 11th lecture in atomic structure, and I'm going to start with de Broglie. तो डी ब्रोगली से अपन यहाँ शुरू करने वाले हैं, अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। तो डी ब्रोगली ने क्या देखा? देखो, सबसे पहले डी ब्रोगली ने देखा कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। लाइट के पास कैसा नेचर है? ड्यूअल नेचर है, मतलब कभी वो एक पार्टिकल है और तुम्हारी लाइट कभी एक वेव है। ये आइंस्टीन ने प्रूव कर दिया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशन के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये प्रूव कर दिया था कि लाइट समटाइम एज ए पार्टिकल एंड समटाइम एज ए वेव। इनको जोड़ने के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक इक्वेशन या प्लैंक्स की इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू को देखा। We observe that the equation E is equal to h nu, E is equal to h nu correlate the E is equal to h nu correlate the dual nature of light। और इसी टाइम पे आइंस्टीन ने यहाँ पर एक और इक्वेशन दी, and Einstein gave E is equal to m into c square। तो इन दो इक्वेशन को आइंस्टीन की कंबाइन करके देखो, इन दो इक्वेशन को एल्बर्ट आइंस्टीन की ये जो दो इक्वेशन थी इनको कंबाइन करके देखो, ये जो दो इक्वेशन थी आइंस्टीन की, इनको डी ब्रोगली साहब ने कंबाइन करा। तो सबसे पहले तो लाइट का लिए इक्वेशन बनी। मैंने लास्ट क्लास बताया था कि दोनों का एलएचएस सेम है, तो एच न्यू इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। इसको तुम लिख सकते हो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से c कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू सी, दैट इज मोमेंटम ऑफ फोटोन। किसका मोमेंटम? फोटोन का या क्वांटम का। ये जो लाइट है ये किसके लिए ये इक्वेशन हमने बनाई? ये इक्वेशन थी तुम्हारी फोटोन की इक्वेशन। ये हम ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब डी ब्रोगली साहब की इसी इक्वेशन को उन्होंने बोला कि अगर कोई पार्टिकल जैसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, जिसका मास m है, वेलोसिटी v है। अगर एक पार्टिकल जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। अगर कोई पार्टिकल का मास m है, उसका v है, तो उस पार्टिकल के पास भी ड्यूअल नेचर होगा। उस पार्टिकल के पास भी ड्यूअल नेचर होगा। जैसे कि लाइट के पास है तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ को तुम लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p लिख दो। p स्टैंड्स फॉर मोमेंटम। p स्टैंड्स फॉर मोमेंटम। ये जो डी ब्रोगली ने बोला था, ये डी ब्रोगली का एक हाइपोथेसिस था। डी ब्रोगली का एक हाइपोथेसिस था कि इलेक्ट्रॉन कभी एक पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन कभी एक वेव है। इलेक्ट्रॉन इज sometime moving as a particle and sometime moving as a wave। ये हाइपोथेसिस था। इस हाइपोथेसिस को वेरीफाई किया था, वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मर। अ साइंटिस्ट नेम्ड डेविसन एंड जर्मर। There were scientists named Davison and Germer. They verified dual nature of electron by diffracting electron। उन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन बाय डिफ्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन ऑन निकल क्रिस्टल। तो डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? डिफ्रैक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव। तो वेव की प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हो रहा है, एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन किया। अगर इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वेव भी है। अगर इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा वेव के नेचर को भी अपने अंदर लिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है, दिस वाज
वेरीफाइड बाय डेविसन जर्मर। तो अब अपने इलेक्ट्रॉन के पास ड्यूअल नेचर, योर इलेक्ट्रॉन possesses dual nature, sometime as a particle and sometime as a wave। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इज, मैंने यहां पर अब उसको ई के लिखा है 1/2 mv²। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है 1/2 mv²। एक ही पार्टिकल मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है। अब इस काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को अपन कुछ ऐसा लिख दे 1/2 m²v²/m। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को m से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऐसा करने से क्या हुआ, देयरफॉर mv इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी। mv इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला देखो हो गया h अपॉन, ये फॉर्मूला होगा तुम्हारा h अपॉन √2m। क्या चीज, क्या हो गया सर ये एक बार और बता दीजिए फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv², यहाँ पे तुम देख रहे हो। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि नीचे देखो यहाँ पर नीचे आता है mv, डी ब्रोगली के वेवलेंथ के फॉर्मूले में आता है mv, तो तुम्हें m इंटू वी की वैल्यू निकालनी है। तो ऊपर m था तो तुमने ऊपर नीचे क्या किया, देखो तुमने यहाँ पे ऊपर नीचे क्या करा, तुमने यहाँ पर ऊपर नीचे mv² m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड, ये तो तुम कर सकते हो। इससे तुम लिख सकते हो 1/2m²v²/m, ऐसा लिख सकते हो। तो इससे तुम mv की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे तुम्हारी mv की वैल्यू हो जाएगी √2m e के। ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी, ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी, ई के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो डी ब्रोगली के अभी तक हमारे पास, डी ब्रोगली के अभी तक हमारे पास ये फॉर्मूले बने। अब यहां पर तुम एक और चीज देखो, तुमने बोहर थ्योरी में, इन बोहर थ्योरी, तुमने बोहर थ्योरी में ऐसा पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोहर थ्योरी में तुमने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.88 इंटू 10⁸ Z/n मीटर पर सेकेंड। तुमने बोहर थ्योरी में पढ़ा था 2.88 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, Z/n मीटर पर। सर 10⁶ था ना, 10⁸ सेंटीमीटर, 10⁶ कर लीजिए, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो तुम यहां से लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड हाइड्रोजन एटम इज Z/n। तुम यहां से क्या लिख सकते हो कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सब कब होगा, इनसाइड एटम, इनसाइड हाइड्रोजन एटम, इनसाइड हाइड्रोजन एटम। अगर तुम हाइड्रोजन एटम को देखोगे, अगर तुम हाइड्रोजन एटम देखते हो तो इनसाइड हाइड्रोजन एटम। तो अब तुम यहां पर देखो, इस फॉर्मूले में तुमने देखा कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अब तुम्हें मालूम है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, और v is directly proportional to Zn, so therefore v lambda is objective question, directly proportional to n/z in hydrogen atom। अब हाइड्रोजन एटम में डी ब्रोगली वेवलेंथ, अब अगर हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ को तुम निकाल सकते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/z। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही बड़ी होगी, z जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी छोटी होगी। तो हाइड्रोजन लाइक के लिए तुमने एक फॉर्मूला बना लिया, तुमने यहां पर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एक फॉर्मूला बना लिया है। अब देखो यहां पर मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तुम्हारी स्क्रीन पे एक थियोरेटिकल क्वेश्चन दिख रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। जिस क्वेश्चन को मैंने यहां पर हाईलाइट किया, इस क्वेश्चन में तुमको पूछा गया है, यहां पर मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कैन अ मूविंग क्रिकेट बॉल हैव वेव कैरेक्टर, कैन अ मूविंग क्रिकेट बॉल हैव वेव कैरेक्टर। तो जो डी ब्रोगली की वेवलेंथ का कंसेप्ट है
वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे लगता है। देखो लैम्डा इज फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब यहां पे मैं बोल रहा हूं जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एक प्रोटॉन, जैसे कि एक न्यूट्रॉन, जैसे कि एक छोटा एटम और एक छोटा मॉलिक्यूल। एटम तो हमेशा छोटा होगा, मॉलिक्यूल छोटे बड़े हो सकते हैं, पॉलीमर के मॉलिक्यूल बड़े हो सकते हैं, पर छोटे मॉलिक्यूल को लो, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, शुगर, ये सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं। अब इनके लिए तो जो तुम्हारे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, जो बड़े साइज के हैं, उनकी वेवलेंथ, क्योंकि आप देखो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। लैम्डा इज, अगर तुम यहां फॉर्मूला देखोगे तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, मतलब जिसका मास ज्यादा है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ छोटी है, जिसका मास ज्यादा है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ छोटी है। तो इनके लिए लैम्डा बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि उनकी वेवलेंथ को आप नाप ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली किसी भी तरीके से नहीं नाप सकते। और जब आप उनकी वेवलेंथ को नाप ही नहीं सकते, मेजर ही नहीं कर सकते, तो तुम बोलोगे ड्यूअल नेचर जो है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के साथ है। मैक्रोस्कोपिक में नो ड्यूअल नेचर। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक मतलब मैं, क्रिकेट की बॉल, अर्थ, इन सबको मैक्रोस्कोपिक, नो ड्यूअल नेचर, प्रैक्टिकली नो ड्यूअल नेचर। थ्योरेटिकली है पर वेवलेंथ इतनी छोटी है। अब इसी चीज को, अब अगर मैं इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए एक और न्यूमेरिकल को उठा लूं, यहां पर मैंने एक और न्यूमेरिकल उठाया कि एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास 10 ग्राम है, जिसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी। एक क्रिकेट की बॉल जिसका मास 100 ग्राम है, जिसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है, लैम्डा। देखो ये क्वेश्चन, लैम्डा इज इक्वल टू किससे सॉल्व होगा, एच अपॉन एम वी। अब h 6.626 into 10 to the power minus 34 joules into second. Velocity of electron दी है 100 मीटर पर सेकेंड। Velocity of electron दी है 100 मीटर पर सेकेंड। अब मास, what is the mass given to you? कितना मास दिया हुआ है, 100 ग्राम। तो इसे केजी में बदलना होगा, इस मास को तुम्हें केजी में बदलना होगा, क्योंकि तुम सब कुछ ऐसा यूनिट में कैलकुलेट कर रहे हो। ये मास तुम केजी में बदलोगे तो ये आया 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 35 मीटर। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। ये जो वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ है, ये बहुत छोटी, बहुत छोटी और बहुत ज्यादा छोटी है। देखो अगर तुम ऐसे देखोगे कि छोटी वेवलेंथ तुम जो नापते हो तो वो गामा रेज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में तो तुम छोटी वेवलेंथ को नापते हो, दैट विल बी अ वेवलेंथ ऑफ गामा रेज। तो जो तुम वेवलेंथ को नापते हो वो गामा रे की वेवलेंथ है। तो यहां पर ये वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटी है, इतनी छोटी है कि प्रैक्टिकली इसमें ड्यूअल नेचर नहीं है, वेरी वेरी स्मॉल एंड नो वेव नेचर। तो जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं वो सिर्फ पार्टिकल है, वो मोनो नेचर रखते हैं। जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं वो अपने साथ मोनो नेचर। अब आपके पास यहां पर एक क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विद 1% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। अब आपको एक इलेक्ट्रॉन के साथ निकालना। देखो यहां पे आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया, आपको मालूम होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी है 1% ऑफ लाइट। The velocity of electron is given to you 1% of the speed of light. अब आप देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने याद किया 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तुम इसे पूरे न्यूमेरिकल में 10 इंटू 1 इंटू 10 टू माइनस 30 kg लिख दो। 9.1 को तुम 10 लिखने लोगे। 1% ऑफ लाइट तो 1 अपॉन 100 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी में ये वैल्यू रख दो। अब लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी पे ये वैल्यू रख दो
तो तुम्हारा डी ब्रोगली का कैलकुलेशन आ गया। तुमने जब यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी में ये वैल्यू रखी, तो अब यहां से तुम इसे कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने ये वैल्यूज नहीं रख रहा, कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। अब यहां पर मैं तुमको एक और पॉइंट बताता हूं जो मैं तुमको पहले भी शुरू की क्लास से पढ़ाया था कि एज वेलोसिटी इंक्रीजेस मास चेंजेस। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलने से उसका मास चेंज हो जाता है। चेंज इन मास इज गिवन बाय m मूविंग मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का मूविंग मास जो होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूविंग मास होता है, m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अंडर रूट में, ये तुम्हारा मास का ये रिलेशन है। अब अगर ये स्पीड 1% से 50% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, या ये 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट हो जाती, तो तुम क्या करते? तो मास बदल जाता। मास बदल जाता तो अब तुम डी ब्रोगली के इक्वेशन में, अब देखो ये तभी, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर ये इक्वेशन में तब लगेगा जब तुम्हारा मास चेंज हो रहा है। तो अब तुम लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और m की जगह, ये वाले m की जगह तुम इसकी वैल्यू को रखो, तो तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा h। ये तुम्हें याद नहीं करना है क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है। m नॉट v 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1/2। तो ये रिजल्ट आ गया जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज घूम रहा है, जब इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट पे जाने के पास पहुंच रहा है तो उसका मास भी बदल रहा है। जब वो स्पीड ऑफ लाइट पे बदल रहा है तो उसमें एक बार जरा 4th क्वेश्चन ट्राई करो, कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। मैंने लास्ट 20 ईयर में हर साल ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं और मैं देखता हूं कि बच्चा ये क्वेश्चन गलत करता है। कैलकुलेट the wavelength of carbon dioxide molecule moving with velocity. This molecular weight of carbon dioxide is given to you 44 gram. Molecular weight of carbon dioxide is given to you 44 gram. कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ मुझे। अब मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मूविंग विद दिस वेलोसिटी। फॉर्मूला एक ही है कैलकुलेशन के लिए, फॉर्मूला एक ही है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो मतलब इतने छोटे फॉर्मूले पे अब एच की वैल्यू क्या लोगे बताओ मुझे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? 6.626 into 10 to the power minus 34 बस जूल ये into लिया, इसका मतलब तुमने ऐसा ही यूनिट लिया। वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 440 मीटर पर सेकंड। अच्छा अब बताओ मास क्या है? व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल? अब मुझे बताओ व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल? 44 into 10 to the power minus 3 किलोग्राम। ना, ये चीज तुमको ध्यान रखनी है। जब तुमने MCO2 44 ग्राम लिखा है तो इसका मतलब होता है, इस चीज का मतलब होता है वेट ऑफ 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल। बस बच्चा यही गलती करता है। CO2 मॉलिक्यूल इज 44 ग्राम। कितने का वेट है ये? 1 मोल। और यहां पर कौन घूम रहा है? एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। तो यहां पर आएगा 44 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg। यहां पर ये वेट आना है। यहां पर एक, तो एक का वेट कितना होगा? देयरफॉर वेट ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल इज वेट ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल। अब एक CO2 मॉलिक्यूल का वेट कितना हो रहा है? तो वेट ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 44 अपॉन मोल। मोल का मतलब 44 अपॉन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इसका मतलब 44 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो तुमको यहां पे ध्यान रखना, तुम्हें एक कार्बन डाइऑक्साइड,
एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का वेट रखना है, ना कि एक मोल। एक एक पार्टिकल से जुड़ी हुई वेव डी ब्रोगली वेवलेंथ है, एक एक पार्टिकल से जुड़ी हुई वेवलेंथ ही तुम्हारी डी ब्रोगली वेवलेंथ है। अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो, ऑब्जेक्टिव टाइप और आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। सबसे बड़ी डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी होगी? तो सबकी वेलोसिटी बराबर है। अब ये चारों की वेलोसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, अमोनिया, प्रोटॉन, अगर इन सबकी वेलोसिटी बराबर है तो सबसे बड़ी डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी होगी? बताओ कैसे करोगे? तुमको मालूम है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन एम वी। ये होता है अब v इज सेम, v इज सेम। अब मैंने बोला कि वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी इज सेम, therefore lambda is inversely proportional to m। लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ? m के। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। लैम्डा इज वेरी गुड, वेरी गुड यार। आप मैं क्या इधर से स्विच करता हूँ मेरी स्क्रीन पे शिफ्ट हो जाती है। तो आदित्य जैन वेरी गुड यार, जिसका मास सबसे कम होगा। अब देखो सबसे ज्यादा मास किसका है इसमें? सबसे ज्यादा मास किसका है इसके अंदर? CO2। तो मास ऑफ CO2 molecule is more than ammonia molecule. Ammonia molecule is more than proton. Proton is much more than electron. So lambda will be maximum. Lambda is maximum for electron. किसके लिए lambda maximum हो गया? For electron. तो answer will be B. अब calculate the डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब मुझे तो ये कैसे सॉल्व करोगे? कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो तुमको अभी मैंने बताया इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये तुमने देखो, इसलिए तुम्हें बोहर थ्योरी मालूम होना चाहिए, इसलिए तुमको बोहर थ्योरी मालूम होना चाहिए। 2.88 into 10 to the power 6 z by n। z हो गया 1, अभी लिखा था z by n 1/2 मीटर पर सेकंड। अब तो तुम यूज कर दो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। अब तो बन जाएगा ये तुमसे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। अब अगर यहाँ पे फोटोन आ गया, मान लेते हैं कुछ देर के लिए यहाँ पे फोटोन का क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये मैंने तुमको शुरू में पढ़ाया था। अब हम फोटोन पे पहुंच गए, तो ये इक्वेशन फोटोन के लिए लगेगा। फॉर फोटोन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू c। तो लैम्डा इज h अपॉन p। अब वो बोला कैलकुलेट द मोमेंटम, तो ये वेवलेंथ ये 10 एंगस्ट्रॉम, 10 इंटू 10 टू माइनस 10 मीटर, 6.6 इंटू 10 टू माइनस 34। तो मोमेंटम आ गया। यहां से तुम मोमेंटम को निकाल सकते हो। तो मोमेंटम विल बी दिस, ये कैलकुलेशन करने पे मोमेंटम ऑफ फोटोन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन ये तुम कर लेना, इलेक्ट्रॉन ये वाला क्वेश्चन तुमसे बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, अगर वो एक ही, उनकी काइनेटिक एनर्जी बराबर है, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी 16E 4E और E रेस्पेक्टिवली है, तो उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी? तो तुम्हें मालूम है डी ब्रो, अभी मतलब लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m के, अंडर रूट 2m के, 2m के, ये होता है फॉर्मूला। इसको लगा के 8th को सॉल्व करना। अब वो यहाँ पे देखो 9th क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, when would be the wavelength associated with, when would be the wavelength associated with electron be equal to wavelength of proton? कब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वेवलेंथ बराबर हो जाए? लैम्डा ई विल बी इक्वल टू लैम्डा पी। ये होगा h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी। लैम्डा h अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। अब h से h कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
electron proton upon velocity of electron is mass of electron upon mass of proton. अब तुम ये जानते हो कि प्रोटॉन इज 1832 टाइम हैवियर, तो ये वैल्यू किसके बराबर है? तुमको इसके छोटे छोटे फैक्ट शुरू में पढ़ाए थे, 1832। तो जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 1832 टाइम्स प्रोटॉन की वेलोसिटी होगी तो दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 1832 टाइम्स प्रोटॉन की वेलोसिटी, अब अगर ये तुमको नहीं मालूम तो तुम सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है रेशियो ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू मास ऑफ प्रोटॉन। रेशियो ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू मास ऑफ प्रोटॉन, ये इंपॉर्टेंट है। अब 10th तुम्हारे लिए होमवर्क है। 10th क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दिया है, 11th क्वेश्चन तुम्हारे पास होमवर्क में गया है। अब अगर मैं यहाँ पे 12th क्वेश्चन बोलूं, 12th ये भी होमवर्क कर दिया मैं, तुम्हारे लिए बन जाएगा एक ही जैसे फॉर्मूले पे, नहीं बनेगा तो मुझसे पूछना। 13 भी तुम्हारे लिए होमवर्क बना दिया है। अब देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें 4-5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए जो एक ही फॉर्मूले से होंगे। यहां मैंने तुमको 4 या 5 क्वेश्चन दिए जो एक ही फॉर्मूले से होंगे। अब यहां एक चीज समझ लो, जो तुमने अगर किसी पार्टिकल को हीट करते हैं, एनर्जी, ये एक आगे के चैप्टर का कंसेप्ट है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू इट्स थर्मल मोशन। ड्यू टू इट्स थर्मल मोशन, जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने एक डेरिवेशन दिया, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, 3/2 kT। 3/2 kT के इसमें बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट है। ये तुमको आईआईटी में क्वेश्चन आए इसलिए बता रहा हूं, जब मैं गैसियस स्टेट पढ़ाऊंगा वहां भी बताऊंगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है R/N। एक कांस्टेंट है R/Avogadro नंबर। R/Avogadro number 1.38 into 10 to the power minus 23. 1.38 into 10 to the power minus 23. 1.8 joules per Kelvin per molecule। ये तुम्हें याद नहीं करना, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ध्यान रखना है। तुम्हारे नोट्स अपडेटेड है, गैसियस स्टेट में से जोड़ लेंगे। अब मैं बोलो, जब किसी पार्टिकल को टेम्परेचर के कारण एनर्जी होती है, वो होती है 3/2 kT। किसी भी पार्टिकल पे हीट के कारण जो एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kT। अब देखो, तुमने लिखा डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अब तुमने लिखा लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m EK। अब इस EK की जगह, अब देखो इस EK की जगह तुम ये वैल्यू रखो, ये वाली, तो तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू √2m। 3 2m, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया 3m kT। क्या बन जाएगा? 3m kT। K इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये तुमको अभी टेम्पररी फॉर्मूले को याद कर लेना है। ये फॉर्मूला अभी, इसमें मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया तुम्हें, यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं दिया, क्योंकि ये एक आगे के चैप्टर का कंसेप्ट होता है गैसियस स्टेट, और जब तुम 11th की शुरुआत में पढ़ते हो तो वहां पर इस चीज का कोई मतलब नहीं। अब मैं तुम्हें यहां पर जो पहले चार्ज में पढ़ाया था वो चीज बताता हूं। अगर एक चार्ज ऑब्जेक्ट देखो, अपन ने पढ़ा था, अगर एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, अगर एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, उस पे v वोल्ट का पोटेंशियल लगाते हो फ्रॉम रेस्ट। अगर वो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में है और उस पे v वोल्ट का पोटेंशियल लगाते हो, देन पार्टिकल मूव विथ वेलोसिटी v। वो पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करेगा।
अब देखो यहां पर एक बड़ा वी और एक छोटा वी है, कंफ्यूजन नहीं होना, कैपिटल वी वोल्टेज के लिए, स्मॉल वी वेलोसिटी के लिए। अगर एक चार्ज पार्टिकल जिसका क्यू चार्ज है, अगर क्यू चार्ज का एक पार्टिकल है जिसपे वी वोल्ट का पोटेंशियल लगाते हो, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ई के विल बी इक्वल टू क्यू इंटू वी, बड़ा वाला वी। ये मैंने तुमको चार्ज के टाइम भी सिखाया था। अगर एक पार्टिकल पे अगर तुम एक पार्टिकल पे क्यूवी के बराबर है वोल्ट लगाते हो, क्यू चार्ज के पार्टिकल पे वी वोल्ट का पोटेंशियल लगाते हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाती है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब तुम्हारी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी हो गई? तो तुम्हारी डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इसे तुम लिखते हो एच अपॉन अंडर रूट 2m ई के। तो तुम लैम्डा को लिख दोगे एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। तुम लैम्डा को क्या लिख दोगे? एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। तुम लैम्डा को अब वहां पे यहां पे बड़ा वाला v क्या है? द बड़ा v इज द पोटेंशियल अप्लाइड। द बड़ा v इज द पोटेंशियल अप्लाइड। अब अगर जो बड़ा v है, ये जो बड़ा वाला v है, दिस विल बी द पोटेंशियल अप्लाइड टू एक्सेलरेट द पार्टिकल। एक पार्टिकल को रेस्ट से एक्सीलरेट करने के लिए तुम इसे यूज करते हो। तो ये रिलेशन बन गया लैम्डा और पोटेंशियल के बीच, ये रिलेशन बन गया लैम्डा और पोटेंशियल के बीच। तो अब अगर एक इलेक्ट्रॉन ने, इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड बाय वी वोल्ट, अब अगर इलेक्ट्रॉन को तुम v वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सीलरेट करते हो और छोटा वाला v उसकी वेलोसिटी है, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी h अपॉन 2 times mass of electron, 2 times mass of electron, charge of electron, mod of charge of electron, potential in volt, mass। अब इन सबको जब तुम रख के सॉल्व करोगे, देखो ये जब रख के तुम रिजल्ट निकालोगे 12.27, ये मैंने याद कर लिया 12.27। ऑब्जेक्टिव के लिए अंडर रूट वी वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, 12.2 अंडर रूट एंगस्ट्रॉम। तो जब एक इलेक्ट्रॉन v वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सीलरेट होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन v वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सीलरेट होता है, तो उससे जुड़ी हुई डी ब्रोगली वेवलेंथ को तुम 12.27 अपॉन अंडर रूट वी से। पर अब अगर वो बोले कि एक अल्फा पार्टिकल या एक प्रोटॉन, अब देखो अगर वो यहां पे बोले एक अल्फा पार्टिकल, तो तुम लिखोगे h अपॉन अंडर रूट 2 टाइम मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज q इंटू वी, q इंटू वी। अगर तुम एक अल्फा पार्टिकल को एक्सीलरेट करते हो, अगर तुम एक अल्फा पार्टिकल को एक्सीलरेट करते हो, तो ये सब रख के सॉल्व करने पड़ेगा 0.101 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। अगर मैं बोलूं कि प्रोटॉन को एक्सीलरेट किया, इफ प्रोटॉन इज एक्सीलरेटेड, अब देखो अगर प्रोटॉन इज एक्सीलरेटेड बाय वी वोल्ट, अब अगर तुमने प्रोटॉन को v वोल्ट से एक्सीलरेट किया, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन q इंटू वी। अब जब तुम इसे रख के सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.286 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये रेडीमेड फॉर्मूले बन गए हैं, तुम एग्जाम में इनसे मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में तुम्हें इन्हें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे 15th क्वेश्चन देखो, वो यहां पे बोल रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आयन। तो लिथियम आयन के लिए तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? लैम्डा ऑफ लिथियम +2
h अपॉन अंडर रूट 2। अब लिथियम का वेट, तो लिथियम का वेट होता है 7 एंगस्ट्रॉम। 7 एंगस्ट्रॉम तुमको रेशो में लिखना है, इसलिए तुम इसे यू में लिख दो, तुम इसे यू में लिख दो। यू इज AMU, तो 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻²4, 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻²7 kg इंटू चार्ज। लिथियम पे चार्ज कितना है 2 और पोटेंशियल कितना है 3 वोल्ट। अब अगर तुम यहाँ पे बेरिलियम +3 के लिए करोगे, अगर यही डेरिवेशन अब तुम बेरिलियम +3 के लिए करने वाले हो, तो बेरिलियम +3 के हो जाएगा H अपॉन अंडर रूट 2। बेरिलियम का वेट 9, U कैंसिल होगा इसलिए U में रखा मैंने, यहां पे चार्ज 3V। तो तुम ये रेशो निकाल सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द रेशो। यहां से तुम बेरिलियम और इस पे बेरिलियम या इनके ऊपर लगने वाले का रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। अब 16th वैसे ही फॉर्मूले से हो जाएगा, 16th हो जाएगा, 17th हो जाएगा। 16th होमवर्क U एटॉमिक मास यूनिट है। क्या जी? U इज एटॉमिक मास यूनिट, U इज AMU एटॉमिक मास यूनिट। इसकी अपन बात मोल कंसेप्ट में करेंगे जब तुमको मोल के क्वेश्चंस आएंगे, अभी तो तुम्हें ये बता दिया। अब ये भी होमवर्क है, अब यहां तक के क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है। देखो जितना जितना फॉर्मूला, जो जो कंसेप्ट बनता जा रहा है, अपन उसी पे बेस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब मैं तुमको यहां से एक और चीज सिखाता हूं, ध्यान से देखो, यहां एक और चीज तुमको सिखाता हूं। अब डी ब्रोगली ने क्या देखा फ्रॉम क्वांटाइजेशन, ये बोहर, फ्रॉम बोहर क्वांटाइजेशन। तो बोहर ने क्या क्वांटाइज किया था भाई? बोहर क्वांटाइजेशन क्या था अपने पास? MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, ये लिखा हुआ था। तो तुम इससे क्या लिख सकते हो? 2πr, तुम 2π को उठा के इधर ले जाओ और m को नीचे ले आओ, m को नीचे ले आओ। 2πr इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन mv। ये mv को नीचे ले जाओ, mv को 2π की जगह तो तुम्हारा आ गया 2πr। 2πr क्या होता है? सरकमफ्रेंस, circumference of orbit, circumference of orbit is n into de Broglie wavelength, यही होगा circumference of orbit। h अपॉन mv को, अब तुमने h अपॉन mv को क्या लिख दिया? h अपॉन mv को तुमने लिख दिया डी ब्रोगली वेवलेंथ। h अपॉन mv को तुमने लिख दिया डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहां से डी ब्रोगली ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट वेयर एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, और इनमें नंबर ऑफ वेव, देखो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वेव मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट, नंबर ऑफ वेव मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट, नंबर ऑफ वेव मेड by an electron in circular orbit will be equal to orbit number, will be equal to orbit number। यही तो हुआ n, ऑर्बिट नंबर क्या है? n। तो यहां से डी ब्रोगली ने बताया, कि किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उतनी ही वेव बनाता है जो उसका ऑर्बिट नंबर होता है। अब अगर जैसे तुम यहाँ पे क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय बोहर इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन इट्स थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट में कितनी वेव होंगी? आंसर विल बी 3। थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो वो टोटल कितनी वेव बनाने वाला है? देखो ये एक वेव, ये 2 वेव, ये 3 वेव, तीनों की वेवलेंथ, ये देखो ये 3 वेव है। कितनी वेव है यहाँ पर तुम देखोगे तो ये 1 वेव है, ये 2 वेव है, ये 3 वेव है,
ये लैम्डा, ये इसका लैम्डा, ये इसका लैम्डा, तो 2 pi r is equal to 3 lambda. So answer will be 3 waves in hydrogen atom में होता है in क्या हो गया सर? कंटिन्यूअस मैनर में होता है क्या चीज? सर? डिस्क्रीट मैनर में होता है फिर कंटिन्यूअस? क्या चीज? सर वेव्स। वेव्स देखो, ये अगर वेव्स उतने ही नंबर, अगर यहाँ पे 3-4 वेव बनती, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू में बनती तो ये आउट ऑफ फेज जाती। ये सारी वेव सेम फेज में, उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर फोर्थ ऑर्बिट होता, देखो अगर मैं यहाँ पे बोलता फोर्थ ऑर्बिट, तो फोर्थ ऑर्बिट का एक सरकमफ्रेंस होता, इसमें 4 वेव बनाता है। एक घूमने वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितनी वेव बनाता है? तो देखो ये 1 वेव, ये 2 वेव, ये 3 वेव, ये 4 वेव। यहां घूमने वाला इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उतनी ही वेव बनाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में 1 वेव, सेकंड ऑर्बिट में 2 वेव, थर्ड ऑर्बिट में 3, 10th ऑर्बिट में उसके सरकमफ्रेंस की जो वैल्यू है 3 वेवलेंथ के 10 वेवलेंथ के बराबर होगी। तो अब ये सारा कुछ डी ब्रोगली ने बताया। तो अब डी ब्रोगली के इस कंसेप्ट पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये भी तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है जनरल नॉलेज के लिए कि 2 तरह के माइक्रोस्कोप है। एक होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, एक होता है तुम्हारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, और दूसरा होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन डी ब्रोगली कंसेप्ट। किसके कंसेप्ट पे काम करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन डी ब्रोगली कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तुम इलेक्ट्रॉन को लेके किसी चीज को मैग्नीफाई करते हो, उसमें एक लेंसेज नॉर्मल नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के लेंसेज लगाते हो। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन डी ब्रोगली कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर किसी चीज को मैग्नीफाई करने के लिए यूज होता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर, अगर कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेते हो तो उसका जो रिजॉल्विंग पावर होगा, अब अगर तुमने कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिया तो इसका रिजॉल्विंग पावर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वेवलेंथ किसके प्रोपोर्शनल होती है? वेवलेंथ इज डायरेक्टली वेवलेंथ इज रिलेटेड टू पोटेंशियल इन वोल्ट। वेवलेंथ इज रिलेटेड टू पोटेंशियल इन वोल्ट। तो जितने ज्यादा पोटेंशियल से तुम इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करोगे, उसकी वेवलेंथ उतनी छोटी, रिजॉल्विंग पावर उतना ही ज्यादा। तो एक माइक्रोस्कोप बनाया, उस माइक्रोस्कोप में तुम इलेक्ट्रॉन से माइक्रोस्कोपिक ऑर्बिटल्स को मैग्नीफाई करते हो। तो इसकी वर्किंग किसके ऊपर बेस्ड है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन डी ब्रोगली ड्यूअल कंसेप्ट इन विच मूविंग इलेक्ट्रॉन वेव नेचर इज यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन। सर कैसे यूज होता है फिर ये? अभी सब यहाँ नहीं, ये सब तुमको फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे कि, या इवन 12th फिजिक्स में नहीं भी होगा तो उसमें क्या करते हैं, नॉर्मल लेंसेज यूज नहीं करते। एक माइक्रोस्कोप होता है इसमें लाइट को यूज करते हो, वो कहलाता है तुम्हारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। वो कौन से माइक्रोस्कोप है जो तुम्हारे स्कूल लैब में रखे या तुमने अभी तक देखे, वो ऑप्टिकल है। अब यहाँ पर बहुत छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए एक मूविंग इलेक्ट्रॉन को ऑब्जेक्ट पे गिराते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर और उसमें जो मैग्निफिकेशन, उसके लिए मैग्नेटिक लेंसेज बनाते हैं और वहां से तुम चीजों को मैग्नीफाई करते हो। तो कैसे काम करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए ये जानना कि ये किस कंसेप्ट पे काम करता है। तो अब देखो, डी ब्रोगली साहब ने हमको एक चीज बता दी। डी ब्रोगली ने एक चीज यहां पर प्रूव कर दी कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव और पार्टिकल दोनों नेचर है। वेव और पार्टिकल दोनों नेचर हैं। डी ब्रोगली ने दुनिया को बता दिया कि एक घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल और वेव दोनों के नेचर हैं। अब अगर पार्टिकल और वेव दोनों के नेचर हैं तो यहां से एक नए साइंटिस्ट आ गए, हाइजेनबर्ग। अब देखो, पार्टिकल और वेव नेचर दोनों है, इसको देख के हाइजेनबर्ग ने बताया कि छोटे पार्टिकल का हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों साथ साथ नहीं नाप सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, it is not possible, it is impossible to determine precisely the position and momentum of electron.
साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली। डीप हाइजेनबर्ग ने बोला, ये स्टेटमेंट तुम्हें स्कूल एग्जाम के लिए याद करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं। तुम्हें स्कूल एग्जाम में हाइजेनबर्ग लिखने को आता है तो ये, it is impossible to determine both position and momentum of electron simultaneously and accurately। मतलब अगर तुम पोजीशन नापते हो तो तुम्हारा मोमेंटम बिगड़ जाता है, मोमेंटम नापते हो तो पोजीशन बिगड़ जाता है, तो दोनों को साथ साथ तो सही सही नहीं नाप सकते। क्या बोला हाइजेनबर्ग ने कि तुम पोजीशन और मोमेंटम, जैसे बड़े ऑब्जेक्ट है, जैसे एक फुटबॉल है, तुम उसकी पोजीशन भी बता सकते हो और उसका मोमेंटम भी बता सकते हो। अगर फुटबॉल या ये एक बॉल है, ये रेस्ट पर है, अगर ये मेरा पेन रेस्ट पर है तो उसका मोमेंटम 0 और उसकी पोजीशन तुमने बता दी। और अगर ये घूम रहा है, तुम इसकी वेलोसिटी मालूम है, तो तुम इसका पोजीशन मोमेंटम साथ साथ नाप सकते हो। पर इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए तुम पोजीशन और मोमेंटम को साथ साथ नहीं नाप सकते हो। तो यहां पर डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ? जो तुम नाप रहे हो, जो तुम यहां पे नाप रहे हो, उसमें कितना अनसर्टेन है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। सर इसका मतलब एरर। एरर, अनसर्टेनिटी मतलब अगर मैंने बोला कि मेरी बॉल या मेरा हाथ तुम्हारी स्क्रीन से, जहां तुम देख रहे हो, उसके लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कितनी दूरी पर है, और मैं एग्जैक्टली सही बता दिया, तो इसमें एरर या अनसर्टेनिटी कितनी होगी? 0। इनका सिर्फ तुमको मॉड लेना है, अनसर्टेनिटी प्लस माइनस दोनों में होगी। मतलब यहाँ एक पॉइंट है, इसकी ऊपर से अनसर्टेनिटी, नीचे से अनसर्टेनिटी, तो प्लस माइनस हो सकती है, पर हमेशा तुम मैग्नीट्यूड लोगे। अब उन्होंने बोला कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज एच अपॉन 4 पाई। देखो क्या बनाया हाइजेनबर्ग ने प्रिंसिपल? द प्रोडक्ट इन अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब जब तुम्हें कैलकुलेशन में बोला है कि मिनिमम अनसर्टेनिटी, देखो एरर बोलो अनसर्टेनिटी बोलो, बात बराबर ही। अब जब तुमको बोला जाए मिनिमम एरर और अनसर्टेनिटी, मिनिमम एरर और अनसर्टेनिटी, अब मैं तुमको बोलूं या मिनिमम एरर और अनसर्टेनिटी, तो मिनिमम एरर या मिनिमम अनसर्टेनिटी, मिनिमम एरर और मिनिमम अनसर्टेनिटी की अगर मैं बात करूं तो ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो गई, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई है। तो यहां तुमने क्या बोला? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज एच अपॉन 4 पाई। इतनी होगी या इससे ज्यादा होगी? तो ये अनसर्टेनिटी, यहां देखो, ये अनसर्टेनिटी हमारे कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर या ह्यूमन एरर के कारण नहीं है। ये जो अनसर्टेनिटी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की लोकेशन को पता लगाने में ये हमारी गलतियों के कारण, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के गलतियों के कारण नहीं है, ये उनके नेचर के कारण, ये उनके वेव नेचर के कारण है, ये उनके छोटे पार्टिकल नेचर के, पार्टिकल वेव नेचर के कारण है। तो अगर हम तुम मोमेंटम को बताओगे तो उसी एक्सिस पे तुम पोजीशन नहीं बता सकते। अब देखो, अगर तुमने किसी पार्टिकल की पोजीशन को पूरी तरह से सही बताया, अगर तुमने पोजीशन को पूरी तरह से सही बताया तो तुम्हारा डेल्टा एक्स हो जाएगा 0, मतलब अनसर्टेनिटी 0। अब अगर तुम इस फॉर्मूले में डेल्टा एक्स को 0 रखोगे तो तुम्हारे मोमेंटम की पोजीशन कितनी आ जाएगी? इनफाइनाइट। अब देखो, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इनफाइनाइट। और अगर तुमने मोमेंटम को सही सही नाप लिया, अगर तुमने मोमेंटम को सही सही नाप दिया, मतलब मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कितनी हो गई है? 0, तो तुम पोजीशन की अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब अगर तुम पोजीशन को सही सही नापते हो तो तुम मोमेंटम को नहीं नाप सकते, तो मोमेंटम को सही सही नाप सकते हो तो पोजीशन को नहीं नाप सकते, और दोनों की अनसर्टेनिटी कभी भी 0 नहीं होगी। यहां पे ये ध्यान रखना, दोनों की अनसर्टेनिटी कभी एक साथ 0 नहीं होगी, दोनों की अनसर्टेनिटी कभी भी एक साथ 0 नहीं होगी। ये भी हाइजेनबर्ग ने बोला कि
हमारे इसको नापने में या तो पोजीशन को सही बता सकते हो या तो मोमेंटम को सही बता सकते हो, पर दोनों को कभी भी सही सही नहीं नाप सकते। डेल्टा एक्स डेल्टा पी दोनों साथ साथ जीरो नहीं होंगे। डेल्टा एक्स डेल्टा पी, व्हाट इज डेल्टा एक्स? error or uncertainty in measurement of position. What is delta p? Error or uncertainty in measurement of momentum. Error or uncertainty in measurement of momentum. तो उन्होंने बोला कि ये इनके नेचर के कारण है। यहां पर इनके नेचर के कारण तुम इनकी अनसर्टेनिटी और मोमेंटम को कभी भी साथ साथ नहीं नाप सकते हो। तो क्या हाइजेनबर्ग बना? डेल्टा एक्स into delta p is equal to h upon 4 pi for minimum uncertainty. Minimum uncertainty. तो मिनिमम अनसर्टेनिटी के लिए डेल्टा एक्स डेल्टा पी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? h अपॉन 4 पाई। मैं तुमको ऐसा भी बताया था कि h अपॉन 2 पाई को तुम h क्रॉस लिखते हो, तो तुम h अपॉन 4 पाई को h क्रॉस अपॉन 2 भी लिख सकते हो। ये ध्यान रखना, अगर किसी बुक में ऐसा लिखा मिलता है तो हायर बुक्स में इसको ऐसा भी लिख देते हैं। अब तुम चाहते हो कि तुम इस फॉर्मूले में ऐसा भी लिख सकते हो, देखो डेल्टा एक्स डेल्टा एमवी, मोमेंटम को तुम डेल्टा एमवी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब मास तो तुम्हें मालूम है इलेक्ट्रॉन का, तो तुम इसे लिखोगे एम इंटू डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई। अब देखो ये आ गया तुम्हारा एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा वी। तुम इसको वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, तो तुम्हारा रिजल्ट बन गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, एच अपॉन 4 पाई एम। अब तुम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी लिखना चाहते हो। अब तुम चाहते हो कि तुम इस हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या इनमें काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज ई के 1/2 mv स्क्वायर। अब मैं डेल्टा वी की वैल्यू निकाल दूं, ये डेल्टा वी की वैल्यू निकालू इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो अब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो तुम्हें मिल गया डीई के अपॉन डीवी इज इक्वल टू 1/2 m2v, दैट विल बी इक्वल टू m into v। तो तुम यहां से dv को लिख लो de के अपॉन mv। तुम अगर बिगर डिफरेंशिएशन पे जाओगे, जब तुम्हारा डिफरेंस फाइनाइट उसमें आएगा, तुम इसे लिख ले de के अपॉन mv। तो अब तुम्हारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखो क्या बना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ये डीवी की वैल्यू यहां रखो, तो डेल्टा एक्स ये वाली वैल्यू के लिए इंटू, ये देखो ये सिर्फ मैथ से, डीई के अपॉन डीवी, नहीं ये क्या हुआ, डी के अपॉन एमवी, डी के अपॉन एमवी। इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। अब m से m कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एक्स, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनटू डेल्टा ई इज एच वी अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज एच वी अपॉन 4 पाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज एच वी अपॉन 4 पाई। अब अगर वो तुम्हें कहीं पे हाइजेनबर्ग के इसी प्रिंसिपल में, देखो हाइजेनबर्ग के इसी प्रिंसिपल में जब तुमने लिखा डेल्टा एक्स, अब देखो एक और चीज बना रहे हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू
h अपॉन 4 पाई। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अब इस वाली टर्म में डेल्टा टी से तुम मल्टीप्लाई और डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, डेल्टा एक्स, डेल्टा पी, डेल्टा टी, डेल्टा टी, h अपॉन 4 पाई, h अपॉन 4 पाई, यहां लिखा तुमने h अपॉन 4 पाई। अच्छा मुझे बताओ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ा है क्या ये? मुझे बताओ, किसी को मालूम है फिजिक्स में ये क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होता है? इम्पल्स। नहीं, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है तुम्हारा फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू फोर्स, यही होता है ना फोर्स। इम्पल्स इज फोर्स ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो वही बोल रहा हूं कि तुम चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो तुम इसको तुम लिख लो फोर्स। तो डेल्टा एक्स इंटू फोर्स इंटू डेल्टा टी, h अपॉन 4 पाई। अब तुम इसको लिख सकते हो एनर्जी। डेल्टा एक्स इंटू फोर्स को, डेल्टा एक्स इंटू फोर्स को तुम वर्क डन या एनर्जी बोलते हो। तो अनसर्टेनिटी इंटू एनर्जी इंटू अनसर्टेनिटी इन टाइम भी h अपॉन 4 पाई। तो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो भी तुम वेवलेंथ किसके टर्म्स में लिख सकते हो? एनर्जी और टाइम के। ये किसके टर्म्स में है? ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं होता, पर तुम्हें ध्यान रखना है कि एनर्जी और टाइम को भी तुम साथ साथ नहीं नाप सकते हो। यू कैन नॉट मेजर द एनर्जी एंड टाइम एक्सेट्रा। तो अब एनर्जी और टाइम के जो एक्सेस है वो किसी एक्स में, तो तुम किसी भी सब्सटेंस की एनर्जी और टाइम साथ साथ नहीं नाप सकते, तुम उनकी पोजीशन और मोमेंटम को भी साथ साथ नहीं नाप सकते हो। यू कैन नॉट मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली। अब मैं पूछूं, यहां देखो, ये तो पहला क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ सॉल्व भी कर दिया है। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज दिस। तो तुमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनाया? ये। अब दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। सर एक अब क्वेश्चन। हाँ पूछो। सर जो कुछ भाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी है हाँ, वो h अपॉन 4 पाई के इक्वल है सर। h अपॉन 4 पाई के बराबर या उससे बड़ा। ये देखो, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये हाइजेनबर्ग ने इसका कोई प्रूफ किया। डेरिवेशन है सर, या फिर बस स्टेटमेंट दिया है? नहीं, उसने डेरिवेशन दिया था, पर डेरिवेशन हमें हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जो डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें स्टेटमेंट को याद करना है, हमें इस स्टेटमेंट को याद करना, हमें इस हाइजेनबर्ग के स्टेटमेंट को याद कर लेना है और इसके मैथमेटिकल स्टेटमेंट को बना के काम कर लेना है। तो हाइजेनबर्ग का डेरिवेशन है, सब कुछ ये होगा। अब तुम ऐसे ही इस हाइजेनबर्ग को वेलोसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तुम इसी हाइजेनबर्ग को डी ब्रोगली वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिखोगे। अभी क्वेश्चन बनाएंगे। अब जैसे मैं तुम्हें सेकंड क्वेश्चन दिया, the uncertainty in the position and momentum, the uncertainty in measuring the position of proton। अब देखो यहां पर वो क्या बोल रहा है? मिनिमम अनसर्टेनिटी। तो मिनिमम अनसर्टेनिटी के लिए तुम्हारा डेरिवेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अगर वो मिनिमम बोल रहा है तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा, अदरवाइज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। तो अब तो तुम इससे क्या लिखोगे? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम वी h अपॉन 4 पाई। तो देखो न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन बहुत बड़ा है यार। छोटे छोटे नंबरों का मल्टीप्लाई डिवाइड, ये छोटे छोटे नंबरों का मल्टीप्लाई डिवाइड। अब बोला कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ प्रोटॉन इज इतना, कितनी दी है ये? 2 इंटू 10 टू द पावर -6। ये क्वेश्चन में दी है, ये तुम्हें क्वेश्चन में दी है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर ये दी है। और अब तुमको निकालना। अब देखो यहां पर तुम m बाहर ले गए, डेल्टा भी तुमने यहां लिखा h। 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, 4 इंटू 3.14। बिना कैलकुलेटर या बिना टाइम दिए अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होने वाला। बिना कैलकुलेटर या बिना मल्टीप्लाई डिवाइड के ये कैलकुलेशन नहीं होने वाला। अब तुम ऐसे, ये थर्ड क्वेश्चन होमवर्क, फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क,
सब एक ही, क्योंकि एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड तुमसे बनेंगे। 5th क्वेश्चन होमवर्क, 6th क्वेश्चन होमवर्क, uncertainty in position of electron which is moving with this is 0.02%। अब अगर 6th क्वेश्चन को तुम देखते हो, तुम्हें यहाँ पे क्या दिया, व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड दिस। चलो अब मैं 6 वाला ट्राई करता हूँ। आई सॉल्व 6 फॉर यू। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है तुमको, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन the position of electron which is moving with this velocity, और उसकी अनसर्टेनिटी इतनी है। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, पहले देखो तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, और जब भी तुमको बोलेगा तो मिनिमम अनसर्टेनिटी, यहां तुम लिखोगे h/4π, इससे तुम लिखोगे डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी, h/4π। अब तुम्हें वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी, डेल्टा वी कितना दिया इस क्वेश्चन में, डेल्टा वी इज 0.02% ऑफ इट्स स्पीड, 0.02। तो वेलोसिटी दी है 100, 0.002 अपॉन 100, ये आ गई 0.002 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, बस अब ये वैल्यू यहां रख दो, ये डेल्टा वी की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो कैलकुलेशन हो जाएगा और तुम्हारा आंसर निकल आएगा। तो ये 6 क्वेश्चन हो गया, 7, 8, ये वाला मैंने एक सॉल्व कर दिया, ये सब ट्राई करना। सो देयर आर 23 क्वेश्चंस, यहां पर 23 क्वेश्चन है, ये नहीं करना है कि प्रूव दैट ये कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब अपन आते हैं यहां से एक्सरे पे, ध्यान से देखो। एक्सरे, बहुत कुछ तुम एक्सरे के बारे में जानते हो। एक्सरे को डिस्कवर किया था रॉन्टजन ने। किसने डिस्कवर किया था एक्सरे को, क्योंकि जहां तक थ्योरी है वो मैंने लिख दी क्लास को स्पीड बढ़ाने के लिए। हु डिस्कवर्ड द एक्सरे, एक्सरे वाज डिस्कवर्ड जब बाय रॉन्टजन। तो तुम एक्सरे को रॉन्टजन रेज भी बोलते हो, एक्सरे को तुम रॉन्टजन रेज भी बोलते हो। 1895 में प्रोफेसर रॉन्टजन ने एक्सरे की डिस्कवरी की थी, इसलिए तुम एक्सरेज को रॉन्टजन रेज के नाम से भी जानते हो। एक्सरेज आर आल्सो नोन एज अ रॉन्टजन रेज एंड दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो तुम्हारी एक्सरेज होती है ये कहां पर बनती है, कूलिज ट्यूब में। कौन सा में बनती है, तो दे आर प्रोड्यूस इन अ कूलिज ट्यूब। कहां पे बनाते हो तुम, ये है कूलिज ट्यूब। कौन सा ट्यूब या कौन सा डिवाइस तुम इनको बनाने के लिए यूज करते हो, कूलिज ट्यूब। अब एक्सरेज कैसे बनती हैं, तो जो तुम्हारी कैथोड रेज है, देखो जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन बीम है इन्हीं को तुम बोलते हो कैथोड रेज। जब ये कैथोड रेज जाकर किसी हैवी मेटल के टारगेट पर गिरती हैं, when these cathode rays strike on heavy metal target, then X-rays are emitted। कोई भी हैवी मेटल जैसे कि कॉपर, जैसे कि मॉलिब्डेनम, जैसे कि टंगस्टन, इनमें से या किसी भी हैवियर मैटर पे जाके जब इलेक्ट्रॉन की बीम गिरती है, तो वहां पर एक्सरे बन जाती है। तो when a fast moving electron strikes on harder metal substances, then there is an emission of electromagnetic radiation which is invisible। एक इनविजिबल रेडिएशन निकलता है जिसे प्रोफेसर रॉन्टजन ने एक्सरे का नाम दिया था। हेवी मेटल्स क्या होते हैं? कौन से हेवी मेटल्स? हैवी मेटल मतलब टंगस्टन हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, टंगस्टन हो गया, जिनका मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट ज्यादा है। किस बेस पे हेवी मेटल बोलते हैं इनको? कोई भी जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है भाई, जैसे कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक वेट 29 है, मास 63.5 है, मॉलिब्डेनम है, टंगस्टन है, राइनियम। तो इन पे जाके जब किसी भी हैवी मेटल क्या, देखो मेटल दो तरह के, लाइटर मेटल लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, ये लाइटर मेटल है। ये कैसे मेटल है, लाइटर मेटल है। वो जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा है उनको तुम हैवियर मेटल बोलते हो।
तो यहाँ पे जो रेज निकलती हैं उनकी वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से तुम देखो तो 100 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं। तो एक्सरेज जो निकलती हैं उनकी वेवलेंथ गामा रे से छोटी होती है और अल्ट्रावायलेट रेज से बड़ी होती है। वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज स्मॉलर देन यूवी, स्मॉलर देन गामा एंड ग्रेटर देन यूवी। गामा से छोटी तो दूसरी सबसे बड़ी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। अब तुम जानते हो एनर्जी इज इक्वल टू Sc अपॉन लैम्डा। तो एक्सरे की एनर्जी बहुत ज्यादा है, एक्सरे की एनर्जी गामा से कम है और यूवी से ज्यादा है। एक्सरे की एनर्जी विजिबल लाइट से भी बहुत ज्यादा है, विजिबल से ज्यादा एनर्जी है यूवी से ज्यादा एनर्जी है एक्सरे से ज्यादा एनर्जी है गामा रेज। अब ये जो एक्सरेज है ये एक वेव है, तो ये वेव की सारी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ये वेव की सारी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। एक्चुअली इनके पास भी डुअल नेचर है, एक्सरेज के पास भी डुअल नेचर है, एक्सरेज के पास भी डुअल नेचर है, सम टाइम एज ए पार्टिकल, सम टाइम एज ए वेव। तो ये पार्टिकल और वेव दोनों के नेचर को दिखाते हैं। अब हमने देखा कि इस एक्सपेरिमेंट में जो एक्सरेज निकली, यहां पर जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो एक्सरेज निकली, ये जो एक्सरे की बीम निकली इसमें दो तरह की एक्सरेज है। यहां पर जो एक्सरे निकली इसमें दो तरह की एक्सरेज है, कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक। कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक। जब तुम हाईली एनर्जेटिक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस को एक हैवी मेटल पे बम्बार्ड करते हो तो एक्सरेज निकलती हो। जब तुम इस एक्सरेज का एनालिसिस करते हो तो तुम्हें दो तरह की एक्सरेज मिलती है, कंटिन्यूअस एक्सरेज और डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस एक्सरेज को तुम बोलते हो लाइन स्पेक्ट्रम वाली एक्सरे को तुम बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अब देखो ये कंटिन्यूअस एक्सरे क्या है तुम्हें बताता हूं। ये देखो कंटिन्यूअस एक्सरे क्या है। तो कंटिन्यूअस एक्सरे पर बनती है जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास स्पीड से पहुंचते हैं। तो यहां पर देखो एक चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव और एक चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव, जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है। जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर पेनिट्रेट करता है, अब देखो तुमको यहां पर समझना है कि डी ब्रोगली ने अपने एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था, अल्फा पार्टिकल। अगर तुम अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करते हो तो उनमें स्पेक्ट्रम बनने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के चांसेस कम, क्योंकि वो हैवी है, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर घुस के बाहर निकला तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हुई। जितनी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हुई उतनी एनर्जी का तुम्हारा, जितनी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हुई, जितनी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हुई उतनी ही एनर्जी का तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को तुम एक्सरेज बोलते हो। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को तुम एक्सरेज बोलते हो। और कौन सी एक्सरेज बोलते हो, कंटिन्यूअस एक्सरेज बोलते हो, कंटिन्यूअस एक्सरेज बोलते हो। ये बिल्कुल नॉर्मल एक्सरे या लाइट वाली एक्सरे की तरह। देखो इसी कंटिन्यूअस एक्सरेज को तुम ब्रह्मस्ट्रंग बोलते हो, या तुम इनको बार ब्रेकिंग रेडिएशन या डिसलेरेशन रेडिएशन। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर एंटर करता है तो उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होती है, डिसलेरेशन होता है, जिससे उसकी एनर्जी कम होती है। और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होने वाली एनर्जी एक रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है। इस बहुत ज्यादा एनर्जी के रेडिएशन को तुम एक्सरे बोलते हो। इस बहुत ज्यादा एनर्जी के रेडिएशन को तुम एक्सरे बोलते हो। इससे तुमको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कहीं बाहर से आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, कैथोड रेस। फिर तुम कंफ्यूज हुए, देखो इलेक्ट्रॉन आ रहा है बाहर से, भाई देखो ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, कैथोड रेस से आ रहा है। कैथोड रेस से आने वाले इलेक्ट्रॉन को तुम इस मेटल के टारगेट पे बम्बार्ड कर रहे हो। ये मेटल का टारगेट है जिसपे तुम अपने इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कर रहे हो। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के पास पहुंचेगा तो एक्सरे बनेगी। इस एक्सरे में दो तरह की एक्सरेज होती है, एक होती है कंटिन्यूअस एक्सरे और एक होती है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एक्सरे क्यों होती है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन
जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से पास जाता है तो उसकी एनर्जी कम होती है। जब ये एनर्जी कम हुई इसको तुम बोलते हो ब्रह्मस्ट्रलन। ये नाम तुमको केमिस्ट्री में काम नहीं आएंगे, फिजिक्स में काम आते हैं। ये जो नाम यहां पर मैंने दिए देखो, तुम इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, जर्मन वर्ड ब्रह्मस्ट्रलन। ब्रह्मस्ट्रलन का मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशन। तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन पे ब्रेक लग रहा है, तो उस ब्रेक लगने से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बन रही है उसी को तुम एक्सरे बोलते हो। ये जो ब्रेक लग रहा है, इससे जो एनर्जी निकल रही है, इसको तुम क्या बोलते हो? एक्सरे। तो अब कंटिन्यूअस एक्सरेज में अगर तुम इनकी स्पेक्ट्रम देखोगे तो देखो ऐसी है, ये कंटिन्यूअस। देखो ये जो एक्सरे, ये स्पेक्ट्रम है, ये जो मैं ग्रीन कलर से तुमको दिखा रहा हूं, ये कंटिन्यूअस है, ये तुम्हारी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। और इसमें यहाँ पे दो पीक बनी है, इसमें यहाँ पर दो पीक बनी है, जिसे तुम डिसकंटिन्यूअस या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलते हो। इसे तुम कंटिन्यूअस, इसे तुम कंटिन्यूअस, तो देखो ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, ये तुम्हारा कंटिन्यूअस है, ये तुम्हारा कंटिन्यूअस है। इसमें पीक बनी हुई है, इसमें यहां पर पीक बनी हुई है। तो जब तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे, जब तुम इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल के सरफेस पे मारते हो, उस मेटल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन घुसता चला जाता है। जब वो उसके न्यूक्लियस के पास पहुंचता है तो वहां पर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होने लगती है, वो डिसलरेट होता है। जितनी एनर्जी कम होती है उतनी एनर्जी का वो एक्सरे बना देता है। तो कंटिन्यूअस वेवलेंथ की, द वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस, देखो वेवलेंथ डज नॉट, वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ये चीज तुमको ध्यान रखनी है कि ये किस पे डिपेंड करता है। तो वेवलेंथ डिपेंड ऑन डिफरेंस बिटवीन, तो जितना ज्यादा तुम यहाँ वोल्टेज लगाओगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और कौन सा मेटल यूज करे उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण बन रही है। ये वेवलेंथ किसके कारण बन रही है? इस मूविंग इलेक्ट्रॉन के कारण तुम्हारी एक्सरे बन रही है। तो इसकी वेवलेंथ, इसकी जो वेवलेंथ है वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस, फिलामेंट पे जितने ज्यादा वोल्ट का पोटेंशियल लगाओगे उस पर डिपेंड करेगी। अब अगर देखो कि इनमें से अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अब देखो तुम तो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड कर रहे हो, इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन जाए और एटम के पहले शेल में रखे हुए या दूसरे शेल में रखे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। अब देखो ये है तुम्हारा कैथोड रेज। अब कैथोड रेज जाए या यहां पर फोटोन जाए, कोई भी एनर्जेटिक पार्टिकल जाए, तो जब तुम्हारे कैथोड रेज यहां जाकर टकराता है, जब तुम्हारा कैथोड रेज यहां जाके टकराता है तो अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। देखो ये अंदर का इलेक्ट्रॉन, अब ये बिल्कुल बिलियर्ड के गेम जैसा हो गया है। एक इलेक्ट्रॉन आके टकराता है, के शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाता है, इधर पर एक गड्ढा बन जाता है। एटम का जो पहला शेल होता है उसको तुम बोलते हो के, दूसरे शेल को एल बोलते हो, तीसरे शेल को तुम एम बोलते हो। अब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन है, देखो तो कुछ इलेक्ट्रॉन सीधे जाएंगे, मतलब जो किसी इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराएंगे, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराएंगे, कैथोड रे के इलेक्ट्रॉन, तो वो कंटिन्यूअस एक्सरे बनाएंगे। और वो जाके जो टकरा जाएंगे वो बनाएंगे डिसकंटिन्यूअस एक्सरे, जिससे तुम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलते हो। अब ये जो लाल रंग का स्पॉट देखो, ये जो लाल रंग का, अब इसको तुम्हारे पे ऑलरेडी लाल है, मैं इसको पीला कर दे रहा हूं। अब इस पीले रंग के स्पॉट को भरने के लिए, इस पीले रंग के स्पॉट को भरने के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे कूदेगा। इस पीले रंग के इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे कूदेगा। इस गड्ढे को भरने के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे कूदेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, मैं इस इलेक्ट्रॉन को भी पीला कर दे रहा हूं, क्योंकि जब एटम के अंदर वैकेंसी हो जाती है तो बोहर थ्योरी बोलती है कि ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे को, तो जितनी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हुई, जितनी इसकी एनर्जी कम हुई, उतनी ही एनर्जी का फुट क्वांटम निकलेगा। एनर्जी डिक्रीज विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्सरे क्वांटम। जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ही एनर्जी का एक्सरे क्वांटम यहां से बाहर आ जाएगा। लास्ट ऑर्बिट सही आएगा, जनरली लास्ट से कूदेगा या ऊपर कहीं से भी कूद सकता है, ये गड्ढा बनने के लिए, या ये वाला इलेक्ट्रॉन भी कूद सकता है, इसके ऊपर वाला भी, देखो दोनों जगह से कूद सकता है।
कोई भी इलेक्ट्रॉन, वो तो जितनी जहां जो पहले कूद के अंदर पहुंच जाए तो वो गड्ढे को भर देगा, वो गड्ढे को भर देगा। तो ऊपर वाले शेल से भी कूद सकता है, नीचे वाले शेल से भी कूद सकता है। तो जब वो इस नहीं, ये फिक्स नहीं है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को चार्ल्स ग्लोवर बार्कला ने 1909 में डिस्कवर किया था। देखो एक्सरे की, कंटिन्यूअस एक्सरे को किसने डिस्कवर किया था? तो कंटिन्यूअस एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय, जो तुम्हारी कंटिन्यूअस एक्सरेज थी उसको डिस्कवर करने वाले थे आपके रॉन्टजन, और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को डिस्कवर करने वाले थे बार्कला 1909। तो लगभग 25 साल बाद, 24-25 साल बाद कंटिन्यूअस से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज पे तुम गए। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्यों बनती है? देखो दो तरह की एक्सरे हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो मेटल के इलेक्ट्रॉन से जाके नहीं टकराते हैं और बाहर निकल जाते हैं, वो कंटिन्यूअस एक्सरे बनाते हैं। और वो कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन जो मेटल के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और उनको बाहर कर देते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन बाहर करता था? फोटोन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन बाहर करता था? फोटोन। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में इलेक्ट्रॉन को कौन बाहर करता है? एक ही इलेक्ट्रॉन। वहां से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो इसको टकरा रहा है और दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। और इस गड्ढे को भरने के लिए जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे कूदा तो उसकी एनर्जी कम हुई, और जितनी उसकी एनर्जी कम हुई, जितनी उसकी एनर्जी कम हुई, जितनी उसकी एनर्जी कम हुई, उतनी एनर्जी का तुम्हारा एक्सरे का क्वांटम निकला। तो अब तुम यहां देखो दो तरह की एक्सरेज है इस स्पेक्ट्रम में, ये कंटिन्यूअस है और ये कैरेक्टरिस्टिक है। जो पीक बनी है इसको तुम बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, या ये लाइन स्पेक्ट्रम है। एक क्वांटम का निकलना, एक क्वांटम का निकलना एक ट्रांजिशन में लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। जब एटम में आके इलेक्ट्रॉन टकराता है और वो उसको बाहर करता है दिस, तो हर एलिमेंट के लिए एनर्जी के लेवल डिफरेंस है। तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ये सिर्फ मेटल पे डिपेंड करेगी, कूलिज ट्यूब के वोल्टेज या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगी। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कूलिज रे के वोल्टेज पे डिपेंड करती है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज मेटल के एटॉमिक नंबर पे, मेटल के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। इसके लिए हमने पहली लाइन के लिए बोहर के जैसा फॉर्मूला बना लिया, वेवलेंथ इज 121 Z-1। ये अब इन सब चीजों को देखा मोजले। किसने इन सब चीजों को देखा? जब इस कूलिज ट्यूब में अलग अलग मेटल को रख के, जब इस कूलिज ट्यूब में अलग अलग मेटल को रख के कैथोड रेस को बम्बार्ड कर रहे थे, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को ऑब्जर्व किया मोजले ने। किसने ऑब्जर्व किया बेटा? मोजले। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान से देखना, मोजले। मोजले ने देखा कि जब कूलिज ट्यूब में, जब तुम कूलिज ट्यूब में अलग अलग वेवलेंथ के और अलग अलग मेटल को रखते हो तो अलग अलग वेवलेंथ की यहाँ पे रेडिएशन आते हैं। और जब तुम निकलने वाले वेवलेंथ और उसके बीच में, उनकी वेवलेंथ के बीच में ग्राफ को बनाते हो, तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की फ्रीक्वेंसी। ये जो एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी पीक बन रही है, उसकी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ये लॉ इंपॉर्टेंट है, इसी पे तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। जब कूलिज ट्यूब में तुम अलग अलग मेटल को रख के कैथोड रे से बम्बार्ड करते हो तो निकलने वाली एक्सरे की वेवलेंथ, निकलने वाली एक्सरे की जो वेवलेंथ है, that is directly, square root of wavelength is directly proportional to their atomic number। अब तुम इसको ऐसा लिख लो, अगर तुम इस फॉर्मूले को ऐसा लिख लो, अगर तुम इस फॉर्मूले को ऐसा लिख लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो न्यू और जेड के बीच का ग्राफ एक पैराबोला होगा। न्यू और जेड के बीच का ग्राफ, जब अगर तुमको मालूम है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इस तरह का एक पैराबोला बनेगा। ये एक पैराबोला ऐसा बनेगा, देखो ये एक पैराबोला ऐसा बनेगा। तो न्यू और जेड का ग्राफ एक पैराबोला होता है, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ न्यू और जेड का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब
ये वेवलेंथ के वही फॉर्मूले लगाए जो तुमने बोहर थ्योरी में लगाए थे और कैलकुलेशन कर दिए। तो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में मोजले लॉ को फिर से पढ़ा के इसके न्यूमेरिकल कैलकुलेट करूंगा और श्रोडिंगर इक्वेशन पे जाऊंगा। नेक्स्ट क्लास वी गोइंग टू डिस्कस मोजलेस लॉ एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। मोजले के लॉ को और सॉरी हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो पहले हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोजले के और फिर मैं श्रोडिंगर इक्वेशन को स्टार्ट करूंगा। समझ में आया तुमको ये सब? आदित्य, कुणाल, चलो एक कुणाल और कौन कौन है? बाकी के लोग क्यों म्यूट करके बैठे हैं क्लास में? यस सर। पुष्पराज समझ में आया? पुष्पराज डांगी यस सर। समझ में आया? अनन्या नायर तुमको समझ में आया? यस सर। यस। अब तुमको देखो एक बार पढ़ना, मोजले लॉ स्कूल में नहीं आना, हाइजेनबर्ग डी ब्रोगली स्कूल एग्जाम में भी आना है और ऑब्जेक्टिव में भी आना है। तो तुम इस फिजिक्स के टीचर तुमको नेक्स्ट ईयर 12th में डी ब्रोगली पढ़ाएंगे, मोजले लॉ पढ़ाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पढ़ाएंगे, सब कुछ, पर वो हाइजेनबर्ग नहीं पढ़ाते क्योंकि हाइजेनबर्ग फिजिक्स में नहीं। तो एक बार तुम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और इनको ध्यान से पढ़ लो, इनके थ्योरेटिकल छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। अब हमको यहाँ से 3 क्लासेस लगेंगी, श्रोडिंगर इक्वेशन, क्वांटम नंबर, तो तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। एक चैप्टर तुम्हारा यहाँ जाके कंप्लीट हो जाएगा। मैं क्लास को रोक रहा हूं, इसी क्लास के ये नोट्स तुमको तुम्हारी ऐप पे शेयर कर दूंगा, तो वहां से तुम इनकी रीडिंग कर लेना। जो होमवर्क असाइनमेंट है वही इसी में लगा हुआ है, तो उनको सॉल्व कर लेना। नहीं बनता है तो उनकी फोटो खींच के मुझसे व्हाट्सएप पे तुम पूछ लो, मैं तुम्हें कभी भी सोल्यूशन बताने को तैयार। एक बार क्लास में यूट्यूब पर शेयर करूंगा तो हाँ व्हाट्सएप पे भेज देना सर। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी दे दूंगा और ऐप पे भी डाल दूंगा। ठीक है, हाँ बोल भाई, क्या बोल रहा है? कूलेज ट्यूब क्या होता है? अरे जैसे डिस्चार्ज ट्यूब, तो उसने उसको कूलिज ट्यूब बोला। देखो ये जो ट्यूबलाइट वाला ट्यूब है बल्ब के शेप में बना था, तो इसको उसने क्या बोल दिया? कूलिज ट्यूब। तो ये कूलिज ट्यूब बना है, जब एक्सरे की डिस्कवरी हुई तो वो सब लोग एक्सरे और उनको देख रहे थे, तो एक्सरे से ही तो खेल रहे थे कि वो जो इलेक्ट्रोड निकला उसको डाला तो क्या निकलेगा, एक्सरे निकली, उसकी वेवलेंथ नापी, उससे उन्होंने कौन से लॉ बनाते गए साइंटिस्ट? कौन सा लॉ बन गया तुम्हारा? मोजले का लॉ। समझ में आया ये? सर मूविंग मास क्या होता है? मूविंग, कोई भी चीज घूम रही है भाई, m इज इक्वल टू m नॉट। मूविंग मास आज मैं तुमको बताया था, जब तुम पूछ रहे हो मूविंग मास क्या होता है, तो आज की क्लास में मैंने तुमको बोला था कि जनरली ऑब्जेक्ट का मास उनकी स्पीड, पर वो स्पीड क्या होना चाहिए? स्पीड ऑफ लाइट। वो स्पीड क्या होना चाहिए? स्पीड ऑफ लाइट। तो ये देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, घूमते हुए ऑब्जेक्ट के साथ जो जुड़ा हुआ मास है उसको तो मूविंग मास बोलते हैं। क्या हो सर गया? वेरिएबल है? बिल्कुल वेरिएबल है, तो स्पीड बदलेगी। v इज द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो जैसे जैसे स्पीड बनेगी, तो आप देखो एज v टेंड्स टू c, जैसे जैसे उसकी स्पीड लाइट की तरफ जाएगी उसका मास टेंड्स टू इंफिनिटी, इनडिटरमाइंड हो जाएगा उसका मास, इनडिटरमिनेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड पे जाने लगे तो उसका मास इनडिटरमिनेट हो जाएगा, हम उसके मास को नाप नहीं सकते। इन्फिनिटी का ये मतलब नहीं कि बहुत सारा होगा, इन्फिनिटी का मतलब इनडिटरमिनेट, हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। फोटॉन्स का भी नहीं कर सकते क्या अपन? किसका? फोटॉन्स। फोटोन का तो कोई मास ही नहीं होता, फोटोन का तो रेस्ट मास 0 होता है, मूविंग मास h/mv से अपन ने निकाला था। फोटोन के लिए तो रेस्ट मास 0 है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन के 2 मास है, रेस्ट मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और मूविंग मास इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी उसका मूविंग मास बदलेगा, और कितना बदलेगा वो इस फॉर्मूले से निकल आएगा। सर हमने 9th 10th में जो पढ़ा था कि मास कांस्टेंट होता है, वो गलत है सर? नहीं, वो नॉर्मली है। मेरा मास हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत कम है। वो जो लाइट की स्पीड के करीब पहुंचते, कोई भी अभी तक लाइट की स्पीड के पास नहीं पहुंचा, पर जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ाते चलो तो उसका मास बदल जाएगा। तो फुटबॉल हो गई, क्रिकेट बॉल हो गई, एक बुलेट हो गई, बुलेट ट्रेन हो गई, इनका मास कभी नहीं बदलता। और जब ये फोटॉन्स होते हैं सर, हाँ इनकी स्पीड लाइट की स्पीड ही होती है। हाँ, तो फोटोन की स्थिति, उनका कोई मास नहीं होता है ना, उनका रेस्ट मास नहीं होता, उनका मूविंग मास होता है। मैं तुमको बताया था मूविंग मास लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, तो वो उनका मूविंग मास होता है। वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना? नहीं, वो उनका
फाइंड नहीं कर सकते? नहीं ना, आपने उनका बोला भैया मैं तुमको क्या बताया था, यहाँ देखो ये हो गया उनका मूविंग मास हो गया इनका m इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी, c इंटू वी। इनफाइनाइट कैसे हुआ? c इंटू लैम्डा कैसा हो गया? c इंटू लैम्डा, यही हुआ ना, ये देखो यस सर। ये। तो व्हाट इज द मूविंग मास ऑफ, व्हाट इज द मूविंग मास? मूविंग मास ऑफ फोटोन। अगर तुम बोलो मूविंग मास ऑफ फोटोन, फॉर्मूले में और चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, तो ये आएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन m इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा इंटू सी। ये हो सर गया और mv स्क्वायर क्या बताता है सर? इज क्या इक्वल्स चीज? टू mv। मास डिफेक्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि जब फिशन या फ्यूजन होता है तो उसमें मास का लॉस होता है, और जो मास का लॉस होता है वो एनर्जी में बदल जाता है। जब तुम एटम बम बनाते हो तो एटम बम की एनर्जी कहां से आती है? फिशन या फ्यूजन में, या एक एटम के बनने बिगड़ने में अगर मास का लॉस होगा तो वो मास का लॉस किस में बदलेगा? एनर्जी में। और उसको आइंस्टीन के इक्वेशन से E इज इक्वल टू mc स्क्वायर लिखते हैं। सर सन होता है उसमें फिजन होता है ना सर? सन पे फ्यूजन, देखो अब फिशन फ्यूजन अपन पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। बड़े फिशन मतलब बड़े को तोड़ देना, फ्यूजन मतलब छोटे को बड़ा करना। तो हाइड्रोजन बम में भी फ्यूजन होता है, सन के टेम्परेचर पे भी, स्टार्स में भी फ्यूजन होता है, एटम बम में फिशन होता है। एटम बम में या न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फिशन होता है, जहां पर यूरेनियम, थोरियम, इनको बम छोड़ बड़े को छोटे में, दो छोटे या न्यूक्लियाई में बम्बार्ड करने को तुम बोलते हो फिशन। तो फिशन फ्यूजन हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी में। और कुछ पूछना है? नो सर। हाँ, देखो जब तुम 11th क्लास में बिल्कुल शुरुआत में पढ़ते हो, अगर मुझे यही चैप्टर ड्रॉपर में पढ़ाना होता या 12th पास, तो मेरी स्पीड भी अलग होती और मैं उनको एक अलग लेवल पे पढ़ा सकता था। यहाँ तो तुम्हें हर चीज सिखानी है। जैसे तुम बोलते हो मूविंग मास, वो तुमने पहली बार सुना हुआ होता है। फिर तुम जो भी टर्मिनोलॉजी सुनते हो, जैसे धीरे 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 इतनी सारी क्लासेस, हमें 11 क्लासेस लग रही है डी ब्रोगली। जबकि अगर मैं यही चीज 11th में पढ़ाता, 12th पास को पढ़ाता है ड्रॉपर में, तो उससे 5 क्लासेस में यहाँ तक पहुंच जाता है। तो तुम्हारी आधे से भी कम क्लासेस लगती हैं। ठीक, हम सीख रहे हैं, हमारा इनिशियल फेज है, हमें हर एक चीज सीखनी होती है कि ये पैराबोला कैसे बन गया। अभी तो कुछ बच्चों को ये समझ में आएगा, वो अभी क्लास के बाद पूछेंगे सर कि मोजले लॉ में न्यू और वी का ग्राफ पैराबोला कैसे हो गया। तो ये तो मैथ से यार, कि अगर अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y तो स्ट्रेट लाइन, x स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू y, दैट विल बी पैराबोला। ये मैथ्स की इक्वेशन, ये मैथ्स के ग्राफ होते हैं। तो ये हम वही सीख लेते हैं। समझ में आया तुम लोगों को? यस सर। हाँ, तो अब मैं क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ। सर वो नोट्स भेज देना सर आप लास्ट क्लास के सर। लास्ट क्लास के तो डाल दिए थे तुम्हें, आज की क्लास के डालना होंगे। लास्ट क्लास के शेयर कर दिए तुम्हारे ग्रुप पे मैंने। इससे मतलब 2-3 क्लास पहले मतलब शुरू से सर वो मैं ढूंढ ढांड के भेजता हूँ। आज की क्लास के तो अभी डालता हूँ बना के, फिर उसको भी भेज दूंगा। ठीक है, हाँ चलो, गुड Thank you, नाइट। sir. अपना ध्यान रखना, अच्छी तरह से पढ़ाई करो और होमवर्क करना। ये थ्योरी किसी काम की नहीं जो मैंने पढ़ाई है, तुम खुद भी पढ़ो, पर जब तक तुम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे तुम्हें कॉन्फिडेंस, न्यूमेरिकल टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड इन्वॉल्व है। तो जहां तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट। Good night, sir. Thank you, sir. Good night.